नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर भाई भाई, ऐसे मैसेज, ऐसे लेसन हमने अपनी किताबों में पढ़े जब हम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सब भाई भाई क्यों नहीं है? आज और तब में क्या फ़र्क था, उस समय में और अब में? जो ये घटनाएं रोज़ाना की हो रही हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। और जब भी इस तरह के कोई दंगे होते हैं, चाहे जहांगीरपुरी की हम बात कर लें, चाहे खरगोन की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मुजफ्फरनगर दंगों की, ये दो ही जातियों के बीच में क्यों होते हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब भी किसी दो धर्म, किसी दो जातियों के बीच इस तरह के दंगे होते हैं तो उसमें मरने वाला एक आम इंसान क्यों होता है? आखिर क्यों कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा विधायक, कोई बड़ा सांसद, कोई बड़ा प्रचारक, कोई बड़ा नेता आखिर क्यों नहीं मरता? क्यों ऐसे दंगों में उनकी जान नहीं जाती? और जब कुछ कार्य करता है या कोई आम इंसान मर जाता है तो वो भाषणबाजी देने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गर्म करने का काम करते हैं, उनके खून को गर्म करने का काम करते हैं। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर देवेंद्र मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से एक बार बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर भाई भाई, ये हमने नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज ये पढ़ने को मिलता भी नहीं है। और अगर पढ़ भी ले कोई तो कोई अपने बच्चों को ये सिखाना नहीं चाहता। ये जो गैप आ गया है, ये क्यों आ गया? क्या 25 साल पहले स्थिति कुछ और थी, आज 25 साल बाद स्थिति कुछ और है? देखिए क्या होता है, जब आप समाज के बारे में सोचते हो तो आपको ये मालूम रहता है कि मेरे पड़ोसी के भले के बिना मेरा भला पॉसिबल नहीं है। और ये बात हमारे पुरखे समझते थे। जिस 25-30 साल पहले की बात जब आप करते हो तो हम आज़ादी हमने नई नई प्राप्त की थी, 50 साल हुए थे हमारे को तब। उस वक्त वो जो लोग थे, जो हमारे दादा थे, हमारे पिताजी तो खैर नहीं थे तब उतने ज़्यादा बड़े, लेकिन उस वक्त हमारे दादाजी को ये मालूम था कि यार अभी अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और इस देश के हर धर्म के लोगों ने, वहाँ अशफाक उल्लाह ने भी अपनी फांसी दी है, वहाँ भगत सिंह ने भी दी है, वहाँ वो लाल बाल पाल, सारी तरह से, मतलब आप देखिए चटर्जी हो, चाहे बनर्जी हो, चाहे पांडे हो, तो सभी के सभी तो थे। तो क्या जात, क्या पात और क्या धर्म की बात। तो ये उस वक्त के लोगों को इसलिए मालूम था। जैसे जैसे हम आज़ादी के उन कुर्बानियों को भूलने लगे, हम लोगों को कहीं किसी चीज़ में उलझा दिया गया और फिर जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, असली समस्या को वो बंदा ना उठा ले, इस देश का नागरिक अपने अधिकारों की बात ना करने लग जाए, अब इस देश का नागरिक अपनी असली समस्याओं के, सवालों के समाधान की बात ना करने लग जाए, तो इसको वैसे ही उलझा दिया जैसे हम छोटे बच्चे को उलझाते हैं कि वो सामान मांग रहा होगा तो को गई, देख वो गया, वो ऐसे करके। यही काम इन लोगों ने हिंदू मुसलमान का ये खेल खेल के कर गया कि जैसे ही आपके सामने कुछ होता है। मैंने एक दिन एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपको इस बात ही के साथ कनेक्ट होती बात है। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी लॉकडाउन में बैठे बैठे, जब मैं किसानों के कानून पढ़ रहा था और इससे पहले की, कि कब भारत का प्रधानमंत्री विदेश में गया, उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां क्या रही, कौन कौन लोग वहां थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इसके साथ क्या संबंध है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कौन कौन आदमी वहां पर था। जैसे आजकल गुजरात के अंदर न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो आया हुआ है, UNO का डायरेक्टर आया हुआ है। कौन डायरेक्टर है कि कौन है? प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीज़ों को, एजेंडे को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लागू कर रहा है, वही गुजरात में कर रहा है। PHFI का सबसे पहला सेंटर वहीं बना था, आपको याद ना हो तो। और PHFI बिल गेट्स की नाजायज़ औलाद है, नाजायज़ वो संस्था है। अब उसने ये कहा कि मैंने देखा कि जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री वहां गया हुआ है, उस वक्त देश के अंदर क्या हो रहा है। तो यहां नोटबंदी हुई, 2 दिन के बाद जापान दौड़ा, ऑस्ट्रेलिया दौड़ा या कहीं दौड़ा, जनधन खाता शुरू किया, वहां दौड़ गया, उज्ज्वला योजना शुरू की, दौड़ गया। यहां कोई योजना शुरू हुई है, उसके 2 या 3 दिन के अंदर वो विदेश में है। यहां पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं और वहां पे टेलीविजन पे गोदी मोगली मोगली ये चल रहा है। मतलब ये ड्रामा चल रहा था देश के साथ। देश के लोगों को पता ही नहीं था कि असल में प्रॉब्लम है। अगर मीडिया केवल सच दिखा देता, जो नेशनल मीडिया है, तो पहले साल से ही लोगों को इस आदमी की असलियत पता चल जाती कि उसको स्मृति ईरानी से पढ़ा लिखा और समझदार आदमी नहीं मिला शिक्षा मंत्री लगाने के लिए। मैं 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट और सपोर्ट करने वाला आदमी हूं। मैंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया और वहाँ पे नरेंद्र मोदी को किया, लेकिन जिस दिन स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया, मैं समझ गया था कि अब यह देश बर्बादी के रास्ते पर है, क्योंकि जिस देश की शिक्षा बर्बाद, उस देश का सब कुछ बर्बाद। तो हिंदू मुसलमान का केस खेलना,
अब इनको ये पता है कि यार असली सवाल पूछ लिए लोगों ने तो जवाब तो है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई पब्लिक लीडर नहीं बनाया, सांसद पब्लिक लीडर एमएलए नहीं बनाया, इन्होंने ऐसा कोई भी गधा चुन लिया जो किसी की भी शक्ल देख के हमने चुन लिया कि सिंबल को जिताना है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है आपका नेता आपकी बात सुनेगा कि नहीं, अकल है कि नहीं, उसको केवल उस आदमी की शक्ल देख के चुन लिया। अब वो आपकी बात क्यों करेगा, क्योंकि आपने वोट तो उसको दिया ही नहीं। आपको याद हो अश्विनी चोपड़ा ने एक बार बोला था, मैं भी गया था, मैंने कहा हमारे पास ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। अश्विनी चोपड़ा साहब बोले मुझे थोड़ी वोट किया था, मोदी को किया था, उससे जाके बात करो, उससे भी करी जा करके, लेकिन देखा कि कोई नियत नहीं है। तो अब एक ऐसा स्थायी मुद्दा चाहिए जो लोगों को तोड़ सके। अब क्योंकि जैसे हरियाणा में भी नहीं है मुसलमान, वो तो केवल यूपी में है ना, और यहाँ पर भी नहीं है मुसलमान, राजस्थान में भी नहीं है इतना मुसलमान, तो फिर इसके लिए क्या खेल खेला जाए? क्योंकि सत्ता केवल तब स्थापित हो सकती है जब आप आपस में टूटे हुए हों, जब आप असली मुद्दों पे बात ही ना करते हो, जब आपको बहकाने के लिए कुछ और हो। तो इन्होंने 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल किया कि अगर किसी एक कास्ट को ख़त्म करना हो, जैसे अपने जंगल बचाने वाले लोग जब छत्तीसगढ़ वालों ने बंदूक उठाई तो उनको नक्सली बना दिया। जब अपना जाट आंदोलन हुआ हरियाणा में, जाटों को बलात्कारी बना दिया, मतलब आपको याद होगा। और जब पटेलों ने गुजरात में अपना सवाल उठाना शुरू किया, उनको भी आतंकी बना दिया। इधर से राजस्थान में किसानों ने नहीं, पटेल बकायदा ना, पटेल खड़े हुए थे गुजरात में। हाँ, अभी बताता हूँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजपूतों को बना दिया। फिर पंजाब से किसान चले अपना मांगने के लिए, उनको खालिस्तानी बना दिया। मतलब समाज का वो तबका, जिस तबके को वो बिठाया, यही नाम था इसका, हाँ, अब उस तबके को उन लोगों ने आतंकी बना दिया। तो अब उस तबके के खिलाफ नफरत फैलाना आसान हो जाएगा। मुसलमान और यादव यूपी के अंदर रगड़े इन लोगों ने कि इनको भी गुंडा बनाना है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आज, अब जैसे सुनील है, अब ये पंडित जी हैं और ये हरजीत है, ये रंबा से है, अब हम बैठे हैं, अब ये दोनों भाई बैठे हुए हैं। मान लो बाई चांस किसी दिन गलती से मेरी और इसकी लड़ाई हो जाती है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि सुनील ने देवेंद्र पीट दिया, वो तो ये कह देंगे बामण के ने जाट का पीट दिया। ठीक है, और जाट बामण बनाने में 2 मिनट लगाएंगे, उधर से ब्राह्मण अपना ठा लेंगे, पंडितों का अपमान सहन नहीं करेंगे, उधर जाट का ना, जाट के छोड़ पागल हैं या नहीं छोड़ांगे, और हो जाएगा चालू। ये सत्ता के लोग करते हैं। एक बात मेरे को बताओ देवेंद्र भाई, अगर हम जैसे हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो सवाल उठाते हैं, मेरी भी कई बार बहस हो जाती है इस बात के ऊपर कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है, कुछ भी होता है, ये सब लोग मुसलमान ही क्यों हैं, हिंदू क्यों नहीं होते, कोई और जाति के क्यों नहीं होते? जब भी अटैक होता है, लोग मारे जाते हैं, हथियार मिलते हैं, बम मिलते हैं, RDX मिलता है, ये सब लोग मुस्लिम ही क्यों होते हैं? इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या एक तबका ऐसा है जो आतंकवाद में है, या सारे एक जैसे ही हैं? फिर तो ईरान में भी ये सबसे ज़्यादा धमाके होने चाहिए थे। फिर तो जहाँ जहाँ मलेशिया जो सबसे तरक्की वाला और शांत इलाका है, दुबई, फिर तो यहाँ भी यही होना चाहिए था। फिर तो दंगे ही दंगे होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो उससे दंगों का उससे क्या लिंक है? हाँ, ध्रुव सक्सेना कौन है? मुसलमान है क्या? याद है आपको ध्रुव सक्सेना? बीजेपी को ज्वाइन किया हुआ बंदा जिसने ISI को एयरफोर्स के दस्तावेज सप्लाई किया करता था। अब लगाओ कौन सी जात का है? दविंदर सिंह पठानकोट के अंदर उग्रवादियों को लेके आया था अपनी जीप में DSP, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई बंदे के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के साथ तार थे, बीजेपी ने करवाया था वो दंगा। मैं कुछ लोगों के साथ संपर्क में रहा हूँ, और आपको ध्यान हो, अगर ट्रक ड्राइवर यहाँ कोई झगड़ा कर देते हैं, या ट्रक ड्राइवर से किसी से अगर मौत हो जाए, सावधी पर गया अरे बहुत मिलेंगे यार। एक शुक्ला जी थे जो बम जिसके घर में बनाते हुए पकड़े गए थे, फिर तलवारों की फैक्ट्रियों के वाले लोग थे जो करते थे, बहुत सारे हैं यार नाम, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर तो सांसद बना के उसको तो इनाम दिया था बकायदा इस तरह के काम करने का। और जो मैं आपको बता रहा था वो बात कौन सी थी जिसमें मैं बात कर रहा था यार, वो दिमाग से निकल गई, देखा आपने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि पठानकोट नहीं, दरअसल क्या है कि कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि आपका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जब हाँ, याद आ गया, ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर से कोई मौत हो जाती है। अब ट्रक ड्राइवर, लाला जी के पास ट्रक ड्राइवर नहीं है, वो कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है, और वो विश्वास वाला ड्राइवर है, उसका कोई जानकार रिश्तेदार, या खुद ही चला रहा था बंदा। अब उसे जेल रह गया तो सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो उस इलाके में जाता है जहाँ रोटी के लिए भी आदमी को मतलब कुआं खोदना पड़ता है। बिहार के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां दाल भात पे पूरा दिन दिहाड़ी करने को पूरा परिवार मतलब मजबूर रहता है कि अब जब कुछ कमाने के लिए होगा नहीं तो मजबूर है।
अब अगर उस घर के मालिक को यह कह दिया जाए कि जब तक तू जेल में रहेगा तेरे घर 15,000 रुपया महीना आता रहेगा और एक मुश्त 5 लाख रुपया ये पकड़, आदमी बोलेगा यार बच्चे पड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, यही तो कहना है मैंने मारा, मैंने ट्रक चला रहा था, चाहे अगले के पास लाइसेंस भी ना हो। तो दिहाड़ी पे आपको कातिल मिल जाएंगे। दिहाड़ी पे कातिल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है गरीबी के अंदर। तो अगर आपके मंदिर के अंदर किसी दाढ़ी वाले को, गरीब आदमी को पकड़ के किसी को पठानी कुर्ता पहना के अगर कोई काम करवा दिया जाए तो इसमें हिंदू मुसलमान का क्या रोल है? कल को मैं अगर आतंकी बनता हूं तो मेरी जात का क्या कसूर है इसके अंदर भाई? मेरे बाप का क्या कसूर है इसके अंदर? मेरे घर वालों का क्या कसूर है? मेरी पूरी की पूरी कौम का क्या कसूर है? आपको यह लगता है जहां जो आतंकी है, जहां जो गलत कर रहा है किसी के साथ, उस आदमी को पकड़ करके कानूनन 2 महीने के अंदर अंदर सजा दी जाए, किसी भी जात का हो, फास्ट इतनी कोर्ट बनाओ, इतनी सुविधा बनाओ, उसकी जात को बदनाम करने का कौन सा लॉजिक है? आपने जिस टाइम पे याद हो, गरीब आदमी बेचारा आमतौर पे कुछ लोगों के साथ रहता है, मतलब कुछ जातियों में गरीबी ज्यादा है, कुछ जातियों में, क्योंकि उनके पास ना जमीन है ना कुछ है। अब उनको हमने उत्थान करने के लिए संविधान में एक प्रोविजन रख दिया आरक्षण का। अब आप ध्यान दीजिए, आरक्षण वाले जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है, उनको ये रोज फीड किया जाता है कि इस जो ये जर्नल वाले हैं ये तुम्हारा हिस्सा खा गए थे इसलिए तुमको आरक्षण देना पड़ा। जो जर्नल लोग हैं उनके दिमाग में ये जहर भरा जाता है कि ये आरक्षण वाले तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं। आप सारे आरक्षण वालों को लगा दोगे तो भी नहीं सारे लग सकते, और गैर आरक्षण वालों को लगा दोगे वो भी नहीं लग सकते। तो इसमें किसी की जात का क्या खेल है? आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो ना, जाइए वहां चलिए कश्मीर में, मैं रह के आया 15 दिन कश्मीर के अंदर, अभी की बात है जब यूटी बना दिया। वहां कश्मीर के अंदर मुसलमानों के घर में रहा मैं, उन मुसलमानों ने अलग रसोई बनाई, अलग बर्तन खरीद के लाए कि हम तो नॉन वेज खाते हैं, ये तो बंदा वेज खाता है, तो इसके लिए अलग खाना बन जाएगा। उन लोगों ने खाना बनाना सीखा, उनके बच्चों ने हमारे साथ मिलकर खाना खाया, खुद नॉन वेज नहीं बनाया इतने दिन तक हम रहे। यूपी के अंदर जाइए, मुजफ्फरनगर के एरिया के अंदर जितनी बीफ की फैक्ट्री हैं, 99% फैक्ट्रीज हिंदुओं की हैं और सांसदों की हैं, बीजेपी के अधिकारियों की है। जाकर के पता करिए, रिसर्च करिए। और देश के अंदर बीजेपी आने के बाद ये देश भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। 2016 से लेके आज तक 6 साल से नंबर 1 दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट ये कर रहा है। और वो कौन सा इलाका कर रहा है? मुजफ्फरनगर का एरिया। और उनके कौन है? संगीत सोम जैसे दंगाई सांसद और विधायक वो कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, कुछ ऐसा। इससे आगे इनको कुछ नहीं आता है। तो ये कहते हैं, इनको मालूम है गाय के नाम पे इन लोगों ने संगियों ने मिलके, जितने भी राजीव दीक्षित के फॉलोअर भाई थे, जितने भी अच्छे लोग थे, जिनको मालूम था कि हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम गाय कर सकती है, उन लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन लोगों ने गाय का चोला ओढ़ा। आपको क्या लगता है कि ये राम मंदिर का मुद्दा ऐसे ही चला है? भाई साहब, गेम को समझना पड़ेगा आपको। 2019 आपको देखो, 1987 में रामायण चालू हुई, 85 में रामायण चालू हुई, सितंबर 1985 में 2 साल रामायण चली। रामायण के खत्म होते ही महाभारत चली। रामायण किसने देखी थी? आप उस टाइम छोटे से होते होंगे, 4th-3री क्लास में पढ़ते होंगे। मैं भी छोटा था उन दिनों में, 86 का बर्थ है। हम लोग थे मतलब थोड़े बड़े, ठीक है। और जो लोग आज मतलब जो आज दंगाई बने हुए ना, जो भाजपा के आज सबसे बड़े समर्थक हैं, वो उस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूलों में, या उससे छोटे थे। आपने उससे पहले राम को सुना हो कभी? तो मेरे दादा और मेरे पापा हल चलाते थे उन दिनों में, 80 के दशक। मेरे पापा 89 में नौकरी लगे, तो उससे पहले वो हल चलाते थे और बैलों से खेती करते थे। बैल को जब वो हाथ लगाते थे पूड़े पे, तो ये बोलते चल भाई ले राम का नाम, राम राम भाई। सड़क पर चलते हुए आप आज भी आओगे ना, बुजुर्ग कोई भी मिलेगा आपको राम राम करता मिलेगा। राम बरस गया, राम ने तो धूप काट दी, राम ने तो बारिश कर दी, राम ने ओले घेर दिए, राम ने तो न्यू कर, राम ने जी काट दिया, राम ने न्यू कर दिया। राम 24 घंटे जबान पे था, रोम रोम में राम था मेरा। शक्ल नहीं थी उसकी, उसको शक्ल दी रामायण ने। पहली बार एक राम ऐसा आया जब अरुण गोविल, जो कि नशेड़ी आदमी था, दारू पी के पड़ा रहता था, अय्याश आदमी था, उसको लोगों ने राम समझ के पैरों के अंदर पड़े। लोग याद नहीं है आपको शायद, लेकिन कितना बड़ा नशेड़ी था वो उसके पैरों में गिर जाते थे लोग, उसको राम समझ के। शक्ल दी कि ऐसा होता होगा राम, ऐसा चीकना चूपड़ा और ऐसे सीधा बात करने वाला राम, जो अज्ञात शक्ति जिसको थी। उसके बाद आपको ध्यान नहीं, 89 तक महाभारत चली, राम चला, कृष्ण चला, और उसके बाद 90 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालता है। ध्यान देखिए, और फंडिंग किसने करी थी पता है?
आरएसएस ने फंडिंग की थी रामायण की, रामानंद सागर को जो फंडिंग देने वाला, लिखवाने वाले कौन थे? आप अगर राही मासूम रज्जा जिसने वो लिखी थी महाभारत, उसको अगर पढ़ोगे, उन्होंने कहा आरएसएस वाले लोग जो है ना, जो फंडिंग देते थे, वो कहते थे इससे क्यों लिखवा रहे हो मुसलमान से श्लोक, तो गीत लिखवा रहे हो। तो वो जब वहाँ से चला लाल कृष्ण आडवाणी, 92 में राम मंदिर, वो मस्जिद वाला ध्वस्त हुआ, बाबरी मस्जिद ध्वस्त कांड, समझे, 85 से 92 तक। वो बच्चे जो उस वक्त बच्चे होते थे ना, वो बच्चे आज के दंगाई हैं। वो बच्चे आज जहांगीरपुरी में लड़ रहे हैं। उस जहांगीरपुरी में जो मुख्य आरोपी है ना, मोहम्मद अंसार, मैं अभी लिख रहा हूँ, मोहम्मद अंसार मुख्य आरोपी है जहांगीरपुरी का। उसके सारे हाँ, उसके सारे पड़ोसी हिंदू हैं। उसने कहा कि लॉकडाउन में ना सबको खाना खिलाया करता था वो, और इतना नेक बच्चा है। जिस वक्त वहां दंगे हो रहे थे उस वक्त वो घर में था, मैंने देखा, और उसको मुख्य आरोपी बना रखा है। और उसके नाम पर मीडिया ट्रायल चलेगा। इन मीडिया वालों को फांसी लगनी चाहिए कि जितने घंटे तुमने उस आदमी को बदनाम करने के लिए लगाए हैं, उतने ही घंटे माफी मांग के उसके फेवर में भी चलाओगे क्या तुम लोग? आप बिना कोई कोर्ट के, बिना किसी सबूत के आप किसी को भी दंगाई बना दोगे, लोगों के अंदर नफरत भर दोगे। ये खेल चल रहा है इस देश के अंदर। खुद दंगाई बनाते हैं ये लोग, पैसे दे के दंगे करवाते हैं। क्यों अमित शाह का बेटा, क्यों बीसीसीआई का चेयरमैन है, मलाई खा रहा है, वहां सबसे ज्यादा पैसा वाला बोर्ड है, वो तो जाकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुंडों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा है, और हमारा बेटा दंगा कर रहा है। उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो जो लोग ये दंगा कर रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं ना, ये बीजेपी के आदमियों से। ये आपको मुसलमान भी मिलेंगे बीजेपी में, उनसे पैसे देके करवाए जाते हैं। गरीब आदमियों से ये काम करवाए जाते हैं और गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आपको अपने बच्चे दंगाई होने से बचाने हैं, एक ही तरीका है, सवाल पूछिए। जो आपके घर नेता आता है उसको कहिए बकवास नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान की जात पात की कोई बात नहीं। मैं गलती करी ना, मेरे को सजा दो, लेकिन कोर्ट के बाद, मीडिया ट्रायल ना चले। आप वो कहते हैं उसने दंगा करवाया। अरे ये मीडिया वाले आजकल तो ये भी नहीं बोलते कि उस पर दंगा करवाने के आरोप हैं, वो तो ये बोलते दंगा करवाया। डिसीजन मेकिंग सीधा, लोगों को बेचारों को खबर सुननी नहीं आती, खबर पढ़नी नहीं आती, इस गलती है। तो भाई बड़ा कुछ हो रहा है, क्या कहें आकर्षण भाई, मतलब इस देश को बचाने के लिए एक ही काम करना है कि आप बेरोजगारी पे सवाल उठाइए, आंकड़ों पे सवाल उठाइए, आप दुकानें बंद हुई है महंगाई पे सवाल उठाइए, ये जो दुकानें बंद करी हैं इस पे सवाल उठाइए, जो लॉकडाउन में बर्बाद किया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में, इस पे सवाल उठाइए। ये सवाल उठाना आपका काम है, ये हमारा काम है। उठाना आपका काम है। जो आप देखते हैं वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आपको दिखाया जाता ही नहीं है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि आखिर आज से 10-20 साल पहले ये स्थिति क्यों नहीं थी, अब ये स्थिति ज़्यादा क्यों पनप रही है? आखिर क्यों अब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी अब ये पता लग गया है कि मुझे किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ पीना है? आखिर क्यों अब स्थिति 1975 में, 1970 में, 1980 में, 1985 में जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है? आप किसी इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं। 2016 की बात है, मेरा बेटा 5वीं क्लास में हुआ था और चौथी में था वो। मैं उसे स्कूल से लेने के लिए आया, उस वक्त जाट आंदोलन चला हुआ था। मैं गाड़ी में बैठा, बैठते ही मालूम है मेरे बेटे ने क्या पूछा मेरे से? पापा ये जाट क्या होता है? मतलब मैंने अपने बच्चे को कभी ये नहीं बताया था कि तू जाट है। पापा ये जाट क्या होता है? मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तूने कहाँ सुना ये शब्द? ठीक है, गर्व करने की बात होगी, मेरे पुरखों ने कुछ बड़ा महान किया होगा, उसमें मैंने क्या नया कर दिया भाई? मेरे लिए क्या, मेरे लिए गर्व करने की बात वो होगी जो मैं करूंगा, मेरे बच्चे के लिए गर्व करने की बात होगी जो मेरा बच्चा करेगा। उस पर कौम कोई गर्व करती है 100 बार करे, लेकिन जो ठेकेदार कहते हैं ना, तो जब बेटे से मैंने सवाल पूछा कि तूने वो क्यों कहा, तो बेटे ने कहा मेरा जो पार्टनर था ना वो आज अपना बैग उठा के चला गया कि मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तू तो जाट है, और जाट तो गुंडे होते हैं। ये जाट आरक्षण के बाद की बात बताता हूँ, चौथी क्लास के बच्चे में जहर भरा इन हरामखोरों ने। भाई साहब ये हालत कर दी थी इन लोगों ने। जिस बच्चे को ये भी नहीं मालूम था ना कि जाट क्या होता है, उस बच्चे को ये सिखा दिया कि जाट ऐसे होते हैं। ये सही बात है, क्योंकि जो मीडिया है वो आजकल इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, इतना ज़्यादा, यानी कि उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको लेकर जो इंसान है वो कहीं ना कहीं भटक ज़रूर रहा है। आपको ये पूरे का पूरा जो डिबेट है वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।